नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं विनायक सप्रे जी। विनायक जी एक फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ऑथर भी हैं। वैसे तो विनायक जी ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन इनकी एक किताब दोहानोमिक्स बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें कबीर और रहीम के दोहे से निवेश के कैसे गुर सीखे जा सकते हैं और निवेशकों को क्या सीख मिलती है, उसे बहुत ही सुंदरता के साथ समझाया है। तो आज विनायक जी से हम इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो इसको और एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह से इन्वेस्टर्स इनकी इस किताब से और कबीर और रहीम के दोहों से सीख ले सकते हैं। तो विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार विनायक जी, एक तो आपने खैर किताब में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और कबीर और रहीम के जो दोहे हैं उनसे जीवन की सीख तो मिलती ही है, लेकिन निवेश की जो सीख उससे मिल सकती है, जिस तरह से आपने इंटरप्रेट किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो विनायक जी, पहली बात, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टर्स करते हैं, लेकिन इसी उम्मीद से करते हैं डेफिनेटली कि उनको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। जी। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई ऐसा दोहा है जो इस बात को भी समझाता हो? ज़रूर। सबसे पहले तो शुक्रिया पंकज जी, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आपका चैनल इतना पॉपुलर है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। निवेशक आम तौर पे अगर आप देखिए तो पैसा बनाता है या गंवाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है निवेशक का अपने पैसे के प्रति व्यवहार। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक या जो गलती हम मान सकते हैं कि जो निवेशक खाली भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जो आमतौर पे निवेशक गलती करते हैं अपने पैसे के साथ, तो ऐसे कई गलतियां हैं। उसमें से जो सबसे कॉमन है वो मैं बता रहा हूँ, वो है भेड़ चाल का पालन करना, हर्ड मेंटालिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसको कबीर साहब बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, मूड मुड़ाए हरी मिले हर कोई ले मुड़ाए। मूड मुड़ाए हरी मिले हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भीड़ न बैकुंठ जाए। कि अगर बाल मुड़ाने से ही भगवान मिल जाते, ईश्वर मिल जाते, तो हर किसी को अपने बाल मुड़ा लेने चाहिए। लेकिन वह भेड़ जिसके हर साल बाल मुड़ाए जाते हैं, तो क्या उसको वैकुंठ यानी मोक्ष प्राप्त होता है? उसका उत्तर है नहीं। इसी तरह से अगर आप देखिए, इतिहास में जाइए तो आप देखेंगे कि जब जब निवेशकों ने भेड़ चाल का पालन किया है, तब तब उसके आखिर की तरफ में लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं। 1992 से ही अगर हम उदाहरण लेना शुरू करें, हर्षद मेहता का मामला हो, या उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस हो, टेक बूम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी हो, और रिसेंट हम बात करें अगर तो क्रिप्टो में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब 11 करोड़ से ज्यादा निवेशक क्रिप्टो में भारत के हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भेड़ चाल का पालन करते हुए लोगों ने अपने हाथ पूरी तरह से जलाए हुए हैं। ओके। अच्छा विनायक जी, ये तो बात रही हर्ड मेंटेलिटी की, बिल्कुल सही कहा आपने। इन्वेस्टमेंट में असेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। तो कबीर या रहीम का कोई दोहा आपको ऐसा याद आता है, या जिसका जिक्र आपने अपनी बुक में किया है, जो इस बात को भी साबित करता है कि एसेट एलोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है निवेश में? जी, तो एक तो एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छा निवेशक बनने के लिए, ताकि बाजार जो जिसकी चाल आपको मालूम नहीं होती है, तो आपको इसलिए अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट Asset classes हैं, एसेट definitely, क्लासेस हैं, वहाँ पे आपको निवेश करने की आवश्यकता है। तो कबीर साहब का एक दोहा है कि यद्यपि अवनी अनेक हैं, कुपवंत सरिताल। कि अवनी जो है, जो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो तो बहुत सारे हैं, है ना। रहीमन मान सरोवर ही, एक्चुअली रहीम साहब का दोहा है कि रहीमन मान सरोवर ही मनसा करत मराल। अगर आप एसेट एलोकेशन अच्छे से करिए और अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए, तो निश्चित ही आप एक अच्छे निवेशक बनने के आपके जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। जी।
विनायक जी, एक बात है कि अभी आजकल म्यूचुअल फंड में स्पेशली बात करें तो ये डायरेक्ट प्लान काफ़ी चर्चा में है, जी और निवेशकों को लगता है कि डेफिनेटली वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक कारण इसका ये भी है कि जागरूकता बढ़ी है, तो बेशक कर भी सकते हैं, जी लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट में एडवाइजर की अहमियत है। जी और कबीर या रहीम का अगेन कोई ऐसा दोहा, जी हालांकि कबीर या रहीम ने जब दोहे लिखे तो शायद निवेश को ध्यान रखते हुए नहीं लिखे थे, लेकिन आपने जिस तरह से उस बात को पकड़ा, उसे इंटरप्रेट किया, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा दोहा जो इस बात को भी समझाता हो। जी इस प्रश्न का उत्तर मैं दो भागों में देना चाहूंगा। एक तो यह है कि डायरेक्ट प्लान होने की वजह से जागरूकता बढ़ी है, मतलब एक अवेयरनेस ये आई है कि एक प्लान है, लेकिन क्या जो निवेशक है उसको अपने से खुद से निवेश किस तरह से एसेट एलोकेशन करें, गोल प्लानिंग करें, ये सब आता है या नहीं आता है, ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है जो यहाँ पे अपने पास उसके लिए वक्त नहीं है। तो आमतौर पे, और ये जो DIY इन्वेस्टर भी हैं, तो इनमें से बहुत सारे लोग परोक्ष रूप से न सही, अपरोक्ष रूप से ही सही एडवाइजर की सलाह लेते हैं। वो किस तरह के एडवाइजर की सलाह लेते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फिनफ्लुएंसर कहते हैं, है ना। और उसके बाद उनका हश्र क्या होता है हमने हाल में देखा ही हुआ है। तो इस पर अगर हम, कबीर साहब का ये दोहा है जब वो कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया माला पेहरी चार, साधु भया तो क्या भया माला पेहरी चार। तो वो जब आपके सामने अपीयर होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे आ रहे हो या टीवी पे आ रहे हो, तो वो अपीयर तो बड़े शानदार तरीके से होते हैं। आप अथॉरिटी बायस से आप ग्रसित हो जाते हैं उनके। बाहर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार, तो बाहर उनके वेशभूषा बड़ी शानदार है, अंदर लेकिन उनके कुछ है नहीं। तो ऐसे में इनके इन्फ्लुएंसर की बातों में आके कई बारी जो सो कॉल्ड DIY इन्वेस्टर है वो भी फंस जाता है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर बैठे लोग, और उन्होंने हाथ जला लिए, गाड़ी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठे हैं। तो एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती जरूर है, आप इसको माने या ना माने, अलग अलग तरीके से ही सही, चाहे वो आप उनकी सर्विसेज वैसे लें, बतौर MF डिस्ट्रीब्यूटर ले, या किसी की बात सुने, लेकिन जैसे मैंने कहा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से आप उनकी सेवाएं ले ही रहे होते हैं। तो ऐसे में उस एडवाइजर का चुनाव करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, सतर्क रहना आवश्यक है। तो एडवाइजर किस तरीके का होना चाहिए, तो साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग। तो मुझे एक ऐसे एडवाइजर की तलाश है जिसका मन मेरे अंदर लगा हो। विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रंग। तो बुरे वक्त में मेरा साथ न छोड़े, जो कठिन समय आए तो मेरा साथ न छोड़े, बल्कि 4 गुना ताकत से मेरे साथ हाथ मिलाकर खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। क्योंकि बाजार तो उतार चढ़ाव से गुजरेगा और बिल्कुल निवेशक तमाम इमोशन से गुजरेगा। उस वक्त जो एडवाइजर है, जो जिसको मैं कहता हूँ कि एडवाइजर इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं होना चाहिए, एडवाइजर इन्वेस्टर मैनेजर होना चाहिए, जो आपको गलतियां करने से रोके। सही कहा आपने, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है इन्वेस्टर्स को कि मुझे स्कीम्स के बारे में या जो भी एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट की उनकी जानकारी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि एडवाइज़र की इम्पोर्टेंस तब भी काम आती है जब आप कहीं कुछ बिहेवियरल बायसेस या इस तरह की गलती करने पर आ जाते हैं और आपका एडवाइज़र आपको गाइड करता है, आपको रोकता है वैसा ना करने से। तो उस तरह से भी एक एडवाइज़र की गाइड की आपको ज़रूरत होती है। अच्छा विनायक जी, एक जैसा हमने शुरुआत में कहा कि इस मार्केट में बहुत से लोग पैसा बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं बनाते हैं। हमने देखा कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो बहुत सी स्कीम्स की NAV 10 रुपये से शुरू होकर और हज़ारों में चली गई। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टर्स ने 10 पे शुरू किया और 15-20 पर वो एग्जिट कर गए, इसने 20 पे शुरू किया, वो 25 पर एग्जिट कर गया। तो अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट करना और उस स्कीम की ग्रोथ होना दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। इसका कारण ये होता है कि जब मार्केट में बहुत नॉइज़ होती है तो अक्सर इन्वेस्टर पेशेंस खो देते हैं, और शायद वो सही चाह रहे होते हैं, लेकिन जब 10 लोगों की बात सुनते हैं, जो हम बात करते हैं हर्ड मेंटेलिटी की, उसके आधार पर डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो नॉइज़ होता है और उसकी वजह से गलत डिसीजन हो जाते हैं, पता होता है कि मार्केट में करेक्शन है और ये बाइंग का टाइम है, लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स सेल कर देते हैं। और जब तेज़ी होती है
तो उस वक्त पर ज़्यादा एंट्री होती है, ज़्यादा परचेज किया जाता है मार्केट में। तो उस पर रहीम और कबीर क्या कहते हैं? अ, तो एक तो ये है कि जब 10 की एनएवी मान लीजिए 12 रुपए हो गई तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए, या उनको लगता है कि अरे अभी निकल जाना चाहिए, नहीं तो और पता नहीं और बाजार गिर जाएगा, क्योंकि यही जो इन्फ्लुएंसर है ये लोग इतना शोर मचा देते हैं। तो निवेश करना ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक तपस्या करने जैसा है, जहाँ आपके आसपास बहुत शोर मच रहा है और आपको उस शोर से बच के निकलना है, निकलना बिल्कुल। है ना। तो ऐसे में देखिए उस वक्त एक एडवाइजर की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो आपको कह रहा होता है कि सर अभी आप रुक जाओ, अभी ये ऊपर जा सकता है काफी, अभी हम अपने गोल से बहुत दूर हैं, लेकिन इतना शोर होता है कि आप प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग कर लो, जबकि आपका गोल 10 12 15 साल दूर है। बिल्कुल। तो आपको उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तो फिर जब बाजार आपके पैसे निकालते ही ऊपर जाने लगता है, तब इन्वेस्टर को जो है दुख होता है। बिल्कुल। तो कबीर साहब कहते हैं कि आछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया न है, कि अच्छे दिन तो पीछे चले गए, गुरु सो किया नहीं। जो एडवाइजर समझा रहा था उसकी बात तुमने मानी नहीं, अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी तो हो गया मामला, निकल गई बात। और दूसरा यह है कि जहाँ 10 की 15 हो जाती तब भी निकल जाते हैं, और 10 की 2 हो जाती है तब भी निकलने की कोशिश कर जाते हैं या डर जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम रहीम साहब का एक दुआ है, क्योंकि देखिए बाजार का जो स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव जो है वो है कि वो उतार चढ़ाव से, जैसे जिंदगी में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव आते ही है। चाहे स्टॉक मार्केट हो या इंटरेस्ट रेट का मार्केट हो, वहां पे भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो रहीम साहब कहते हैं कि रहीमन चुप बैठी है देखी दिनन को फिर, कि बाजार बाजार उतार चढ़ावों से गुजरेगा, आपको शांत बैठे रहना है, बी एन ऑब्जर्वेंट, आपको ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर, जब अच्छे दिन आएंगे तो यूं पैसा बन सकता है, लेकिन आपको उतने के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। और आपको भी पता है कि वेल्थ क्रिएशन के का जो इंग्रेडिएंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट दो है, वो है कि धैर्य और अनुशासन। बिल्कुल। तो निवेशक को निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पैसा जल्दी बनाना है या ज्यादा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और अगर ज्यादा बनाना है तो धैर्य और अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने कहा और आप भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 10 रुपये की एनएवी 15 रुपये हुई तो प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन वो डबल, आपकी वेल्थ कैसे डबल होगी या कैसे मल्टीप्लाई होगी, वो तभी होगा जब आपके पास पेशेंस होगा, धैर्य होगा। विनायक जी, कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स कई लोगों की बात सुनकर, मतलब मीडिया में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन मिलती है, और होता यह है कि पोर्टफोलियो में बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो जाती हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करना हो या पोर्टफोलियो को डिक्लटर करना हो, तो आपको एक अच्छे एडवाइजर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके बारे में आप कैसे इसको दोहे से जोड़कर एक्सप्लेन करेंगे? जरूर। तो इस क्वेश्चन के पहले का एक थोड़ा सिचुएशन आपको मैं बताता हूँ कि आमतौर पे जब लोग हर्ड मेंटालिटी का पालन करते हैं या सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं, इन्फ्लुएंसर की बातों पे आके निवेश कर बैठते हैं, और उसके बाद अगर बाजार धड़ाम से गिर जाए तो वो इन्फ्लुएंसर भी गायब हो गया मार्केट से। आज आप देखिए क्रिप्टो की कितनी एड्स आती हैं, बिल्कुल गायब हो चुके हैं लोग, है ना। तो तब उस निवेशक के दिल पे जो गुजरती है वो इस दोहे से बड़ा अच्छा समझ में आता है कि वो कहता है, सर सुखे पंछी उड़े और सरन समाई। सर मतलब सरोवर, तो सरोवर सूख गया, तो क्या सूख गया, सरोवर मतलब मार्केट, मार्केट नीचे गिर चुका है, अब इसमें कोई जूस नहीं बचा है। सर सूखे पंछी उड़े, ये पंछी कौन थे, ये पंछी बड़े इन्वेस्टर थे, शायद एफआईआईज थे, एफपीआईज थे। और सरन समाई यानी दूसरे सरोवर पे चले गए, यानी कि दूसरे मार्केट में चले गए। और सरन समाई, मेरी मनोदशा कैसी, रिटेल निवेशक की मनोदशा कैसी, दीन मीन बिन पंख के, तो मैं उस मछली की तरह हूं जिसके पंख नहीं। दीन मीन बिन पंख के, बीन यानी मछली, तो दीन मीन बिन पंख के कहूँ रहीम कहाँ जाए। तो अब वो निवेशक कह रहा है कि रहीम मेरी तो मनोदशा उस मछली जैसी हो गई है, गति मछली जैसी हो गई है जो छिछले पानी में तैर रही है, न तड़प रही है, वो तड़प रही है, न वो जी रही है, न वो मर रही है। तो उसकी ऐसी मनोदशा हो जाती है, तो वो सर सुखे पंछी उड़े और सरन समाए। तब उसको एक
एडवाइज़र की ध्यान आता है कि अरे जब वो मेरे पास एडवाइज़र आया था, वो मुझे कह रहा था कि आप गोल प्लानिंग करो, ये करो, लेकिन मैं तो एक्साइटमेंट में पीछे जा रहा था और एक्साइटमेंट के पीछे मैंने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरे पोर्टफोलियो में इतना सारा कचरा कह लीजिए या खराब स्टॉक्स, मैंने पेनी स्टॉक्स बहुत सारे भर लिए हैं, वो इलिक्विड स्टॉक्स हैं, शायद ट्रेड भी नहीं हो रहे हैं, वो उससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो मुझे एक ऐसे एडवाइज़र की तलाश है। तो वो एडवाइज़र कैसा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कि मुझे एक ऐसे एडवाइज़र की तलाश है जो सूप की तरह हो, जिससे हम अनाज बात करते हैं ना। तो जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। बिल्कुल। तो काम की चीज जो है वो ऊपर रहे, और जो बाकी सब कचरा है उससे निकल मुझे निजात दिलाए, उससे मुझे छुटकारा दिलाए। तो ऐसे एडवाइजर की मुझे तलाश है। तो उस एडवाइजर में भी कुछ गुजरती होगी, जैसे निवेशक के मन में गुजरी वैसे एडवाइजर के मन में भी गुजरी होगी। तो क्योंकि जब वो अपनी बात सुना रहा था, उनको निवेशक को समझा रहा था कि आप गोल्ड प्लानिंग करिए, तो उन्होंने उनकी बात सुनी सुनी नहीं। तो उसको भी थोड़ा बुरा लगा, और उसने कहा कि पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन। क्योंकि उन्होंने तो उसको चुप करा दिया, बोले कि अरे तुम क्या बोरिंग बात करते हो, 10-12% से बिल्कुल रिटर्न सही बनाओगे, बात या है। इन्फ्लुएंसर आके मुझे हर महीने 12% की बात कर रहा है। तो एडवाइजर कहता है कि अ, पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन। पावस मतलब बारिश। तो बारिश यहाँ पे उसको मैंने कंपेयर किया है बुल रन से। पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन, कि जब बारिश होती है ना तो कोयल शांत हो जाती है। तो ये जो हम हमारे आप जैसे जेन्युइन फाइनेंशियली अगर लोगों को बता रहे हैं कि अपने पैसों के साथ न्याय करें, तो उनकी बातों पे लोगों को ध्यान नहीं जाता है। तो कोयल साधे मौन, तो हम शांत हो जाते हैं। अब दादुर वक्ताब है, जब बारिश होती है तो कोयल तो शांत हो जाती है, और कौन टर्राता है? मेढक। मेढक। बिल्कुल। तो अब दादुर वक्ताब है, दादुर यानी मेढक, अब दादुर वक्ताब है, हमको पूछत कौन। तो हमें कौन पूछ रहा है? लोगों को तो उस मेढक की टरटराने में ज्यादा मिठास नजर आ रही है। तो इस तरह से लोग अपने जब मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं, तब उस एडवाइजर को भी बुरा लगता है। वो आके आपसे कहता नहीं होगा, लेकिन उसके दिल पे गुजरती तो है। खैर, एडवाइज़र के दिल पर क्या गुजरती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पेशेंस रखें, वेल्थ क्रिएट करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि जब नॉइज़ होती है तो कई बार धैर्य खो जाता है और आप गलत डिसीजन ले बैठते हैं, लेकिन वो ना हो, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। विनायक जी, देखिए, म्यूचुअल फंड एक वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जी। और काफ़ी पुराना भी है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जैसे ही क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा शोर हुआ, बहुत से नए अकाउंट्स खुले, बहुत निवेशक जिन्होंने शायद कभी इक्विटी मार्केट में या फिर मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने भी क्रिप्टो अकाउंट खोले और उसमें निवेश किया। जी। और उससे कुछ लोगों का फ़ायदा शायद हो गया होगा कि वो समय रहते निकल गए, लेकिन ज़्यादा निवेशक शायद फंसे होंगे क्योंकि जिनका पैसा बना उन्होंने और पैसा लगाया, और जिन्होंने इन्वेस्ट लेट किया वो निकल भी नहीं पाए। जी। तो इसके बारे में जो एक इन्फ्लुएंसिंग होती है कि जब शोर होता है, जब इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर किसी तरह का भी शोरगुल हो, और उसकी वजह से आप कुछ डिसीजन ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए था, तो उसके बारे में कोई दोहा आप कहेंगे? आमतौर पे लोगों को ना अपने पैसे के साथ एक्साइटमेंट ढूंढना बड़ा अच्छा लगता है, या ये कह लीजिए कि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो बिल्कुल। भावना होती है कि कहीं मैं छूट न जाऊं। हम्म, हाँ। तो आपने एक बात और भी कही कि किसी ने पैसा बनाया तो और लगा दिया, बिल्कुल। क्योंकि उसने एक चीज उसको लगी कि ये पैसा उसके टैलेंट की वजह से आया है, जबकि वो उसके भाग्य की वजह से आया था। करेक्ट। है ना। तो जब वो अच्छा, एक्साइटमेंट। एक बात मैं और यहाँ पे रोकूंगा और कहूंगा, प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसका पैसा बनता है थोड़ा जी। बहुत भी, वो सबको बताता है। हाँ। या तो ये प्रूव करने के लिए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, हाँ। मुझे शेयर मार्केट के बारे में या क्रिप्टो मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज है। लॉस होता है तो नहीं बताता है, लेकिन प्रॉफिट होता है तो सबको बताता है। अब सब लोगों को लगता है कि सच में ऐसा ही है और बहुत आसानी से पैसा बन जाता है, और इसकी वजह से भी शायद थोड़ा लालच में और या मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये गलत डिसीजन ले लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो इस पर रहीम साहब एक दोहा कहते हैं, जो आपने बात की, लोगों को लगता है कि उनको बाजार की चाल मालूम है। बिल्कुल।
तो रहीम साहब खुद एक ज्योतिषी थे, लेकिन उन्होंने एक बात शानदार कही है। वो कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की कहानी सुनने की नहीं, कि आगे की जो बात है ना, जो भविष्य में होने वाली है, उसके बारे में बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए, कहानी सुनने की नहीं। जो जे जानत ते कहत नहीं, जो जानता है वो कहता नहीं है। तो कौन जानता है? ईश्वर जानता है, बिल्कुल वो आके आपको बताता नहीं है। कहत ते जानत नहीं, और जो बता रहा है उसको मालूम नहीं, है ना। तो इसलिए लोग, लेकिन ऐसे लोगों के जो एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, इनके चक्करों में पड़ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि सांचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए, कि लोगों को सच्चे बातों में भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो बातें बोरिंग होती हैं। वो आदमी कहता है आप गोल प्लानिंग कर लीजिए, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए, आप धैर्य रखिए, अनुशासन का पालन करिए, तो ये इसमें लोगों को मजा नहीं आता है। बिल्कुल। लोगों को एक्साइटमेंट ढूंढनी होती है, जबकि अगर आपको एक्साइटमेंट करनी तो बंजी जंपिंग कर सकते हैं और कुछ चीजें कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक सीरियस बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट और गाढ़ी मेहनत की कमाई है। बिल्कुल आपको अपने पैसे के साथ न्याय करने के लिए उसका सम्मान करना सबसे पहले जरूरी है। तो साचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए, कि लोग झूठ के पीछे भागते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि गली गली गोरस फिरे। दूध को बिकने के लिए देखिए गली गली घूमना पड़ता है। मदिरा बैठी बिकाए, और शराब अपनी जगह बैठ के बिक जाती है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई शराब की दुकान मंदी की वजह से बंद हो गई, है ना। क्योंकि जब मंदी होती है तब भी आदमी शराब पी लेता है, और दुख में भी और सुख में भी पीता है। तो अगर हम उसको हैप्पीनेस एंगल हम लेके आए इन्वेस्टमेंट निवेश के मामले में, तो दो चीजें जो मुझे नजर आती है कि अगर उस पर भी फोकस करें, तो एक है फाइनेंशियल फ्रीडम और दूसरा हैप्पीनेस क्वेश्चन। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जैसा कि कबीर साहब का ये दोहा बहुत एप्ट है। कहते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, कि मेरी डिजायर खत्म हो चुकी है, चिंता नहीं है मुझे, मनवा बेपरवाह। अब मैं उस पंछी की तरह हूँ जो आकाश में उड़ रहा है बेपरवाही से। हाँ, जहाँ मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह असली शहंशाह। तो जिस दिन आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की कोशिश कीजिए, तो आप अपने इंटरेस्ट एंड हॉबीज परस्यू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद आप खटिया पकड़ के सो जाइए, नहीं, आप वो करिए जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं। और फाइनली जो आप पैसा वेल्थ क्रिएट करते हैं, उसका मजा लेना, उसका आनंद लेना भी उतना ही आवश्यक है। बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी लोग ये भी बात कहते हैं कि आप घर मत खरीदिए, रेंट एंड वर्सेस, तो अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच है। लेकिन जो फैक्ट ये है कि अब जैसे मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, और अगर मैंने बम्बई जैसी जगह में, मुंबई में अगर घर खरीद लिया, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट है। उसका आप मोल भाव नहीं कर सकते हैं, उसको आप उस भावनाओं का आप रेट नहीं लगा सकते हैं। और तो इसलिए कबीर साहब का ये जो दोहा है बड़ा सही फिट बैठता है। वो कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़ भरेला थैला, कि आपने कौड़ी कौड़ी जोड़ के थैले भर पैसा इकट्ठा कर लिया, कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना ढेला। तो जाते समय एक ढेला भी अपने पास रहने वाला है नहीं। तो जो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उसका आनंद लेना भी उतना ही आवश्यक है। और खुद के घर में रहने का जो आनंद है जी, वो भी जिसको समझता है तो वो कभी इस बात को नहीं कहेगा। तो ये हर चीज को आप मैथमेटिकली नहीं प्रूव कर सकते। बहुत सारी चीजों में आपको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विनायक जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। और कबीर और रहीम के दोहे जो जीवन की सीख तो देते ही हैं, उनसे निवेश की सीख कैसे मिलती है उसे आपने बखूबी एक्सप्लेन किया। तो धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और आशा है कि आप ऐसे और लगातार कार्यक्रम करते जाएंगे। आप मेरी बेस्ट विशेष आपके चैनल के लिए कि लोग लाखों करोड़ों की तादाद में आपके चैनल के साथ जुड़े। थैंक यू विनायक जी। तो मुझे उम्मीद है कि विनायक जी ने जो आज सीख दी, उससे निवेश के बारे में कुछ और सीखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस, यानी कि जो बिहेवियरल बायसेस होते हैं, गलत डिसीजन लिए जाते हैं, वो ना लिए जाएं इन्वेस्टमेंट में, ताकि वेल्थ मल्टीप्लाई हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।